अध्याय 1501 कार्यों का विभाजन। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि मायरा के पास ऐसा कुछ होगा। बेशक मेरे पास ऐसी चीज है। अगर आप राजधानी से भागना चाहते हैं तो ये वही रास्ता है। ये सबसे सुरक्षित निकास मार्ग है। मायरा ने आर्यन को बताया कि वो गुप्त रास्ता राजधानी छोड़ने का सबसे सुरक्षित मार्ग था। तो फिर चलो उसी जगह से चलते हैं। चूंकि मायरा गारंटी दे सकती थी कि ये गुप्त मार्ग सुरक्षित है, इसलिए आर्यन ने मायरा के पीछे जाने का फैसला किया। मायरा आर्यन, मानसी और लया को एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले गई। वे चारों मायरा के बताए अनुसार वहां से निकल गए। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारी घनी झाड़ियां थीं। इस जगह पहुंचने के बाद मायरा एक झाड़ी के पास गई और उस गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार खोलने की कोशिश की जिसके बारे में उसने पहले बताया था। क्लिक। मायरा ने गुप्त दरवाजा खोला। उसने बस उस गुप्त दरवाजे को सक्रिय किया जो उन्हें इमॉर्टल स्काई साम्राज्य के अंदर ले जाएगा। ये रहा, चलो चलते हैं। मायरा ने सभी को तुरंत चलने के लिए कहा। वे इस दरवाजे का उपयोग करके इमॉर्टल स्काई साम्राज्य तक पहुंचेंगे। आर्यन और अन्य लोग मायरा के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने भूमिगत मार्ग में प्रवेश किया। जमीन के नीचे 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा एक संकरा गलियारा है। ये रास्ता बहुत से लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यहाँ तक कि एक गाड़ी को भी इस जगह में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस गलियारे की स्थिति काफी खराब है। ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से इसे नजरअंदाज किया गया है। ये रास्ता आपातकाल के लिए बनाया गया एक गुप्त मार्ग है। ये रास्ता केवल तभी उपयोग किया जाता है जब अत्यंत आवश्यक हो। मायरा ने रास्ता दिखाने के लिए अपनी आग का उपयोग किया। उसने इस चीज का उपयोग रोशनी के लिए किया। ये मार्ग काफी लंबा था। आर्यन और अन्य लोगों को अंत तक पहुंचने में कुछ समय लगा। कई लंबी मिनटों के बाद वे अंततः अंत में पहुंचे, जिसके सामने एक दीवार थी जो एक बंद रास्ते की तरह लग रही थी। मायरा ने दीवार के पास वाली एक पत्थर की ईंट को दबाया। जब मायरा ने ऐसा किया तो अचानक दीवार खिसकने लगी और उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। आर्यन, मायरा, लया और मानसी बाहर आए। वे अब गोल्डन किंग ऑक्शन हाउस के गोदाम में थे। गोल्डन किंग ऑक्शन हाउस का गोदाम बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा है कि कोई पहरेदारी नहीं कर रहा है। चलो इस जगह से बाहर निकलते हैं। मायरा ने उस जगह से जाने के लिए कहा। चलो देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। आर्यन ये जानने के लिए उत्सुक था कि इमॉर्टल स्काई साम्राज्य का क्या हुआ और वहां की स्थिति कैसी है। आर्यन और अन्य लोग गोल्डन किंग ऑक्शन हाउस के गोदाम से बाहर निकले। जब वे बाहर आए तो आर्यन ने पाया कि बाहर बहुत सन्नाटा था। शहर बहुत सुनसान लग रहा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति या साधक नजर नहीं आ रहा था। इस जगह के चारों ओर केवल शाही सैनिक ही पहरा दे रहे थे। आर्यन ने इस जगह के आसपास की स्थिति देखने के लिए गॉड आइज का इस्तेमाल किया। उसने शहरवासियों और राजधानी में रहने वाले साधकों के ठिकाने की तलाश की। जब आर्यन ने गॉड आइज का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि शहर के लोग और साधक इमारतों में छिपे हुए थे। वे सभी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यदि वे घर या सराय छोड़ते तो उन्हें शाही सेना द्वारा बंदी बना लिया जाता। तुम्हें क्या लगता है? मानसी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि इस जगह के आसपास क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि लोग छिपे हुए हैं। वे खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आर्यन ने बताया कि लोग डरे हुए हैं और बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा लगता है कि उन्हें घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया है। मायरा ने अनुमान लगाया कि नए शासक द्वारा लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया था। स्थिति अराजक थी, इसलिए घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। मायरा किसी मामले का विश्लेषण करने में काफी कुशल थी। व्यापार में अच्छा होने के अलावा वे वर्तमान सत्ताधारी शासन के विचारों से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वहां सैनिक आ रहे हैं, बेहतर होगा कि हम छिप जाएं। आर्यन ने तुरंत छिपने की चेतावनी दी क्योंकि कुछ सैनिक इस जगह के आसपास गश्त कर रहे थे। आर्यन, मानसी, मायरा और लया छिप गए। उन्होंने गोल्डन किंग ऑक्शन हाउस से कुछ ही दूरी पर सामानों के ढेर के पीछे खुद को छिपा लिया। ये काम बहुत कष्टप्रद और बोरिंग है। नए राजा ने हमें यहाँ क्यों भेजा जबकि मैं युद्ध में भेजे जाने की उम्मीद कर रहा था? सैनिकों में से एक ने शिकायत की। वो अपने काम के बारे में बड़बड़ा रहा था। श्श, क्या तुम जीने से थक गए हो? अगर दूसरे लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे तो तुम्हारा सिर जल्द ही गायब हो सकता है। तुम जानते हो कि नया राजा ऐसा व्यक्ति है जो अपना नाम खराब होने पर कुछ भी कर सकता है। दूसरे सैनिक ने तुरंत अपने साथी को याद दिलाया कि अगर उनकी बात नए राजा के किसी करीबी ने सुन ली तो निश्चित रूप से उन्हें भुगतना पड़ेगा। अपने साथी के द्वारा दी गई चेतावनी को सुनने के बाद इस सैनिक ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। वो नए राजा द्वारा पकड़े जाने से डर रहा था। हे, तुम जानते हो किंग रेल्म क्यों चले गए? मैंने जो अफवाहें सुनी हैं उसके अनुसार वे बीमार थे, इसलिए शक्ति एक राजकुमार को हस्तांतरित कर दी गई। सैनिकों ने अपने साथियों से कहा। मुझे कैसे पता होगा? हम तो बस एक छोटी और असहाय सेना है, इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
वे केवल एक छोटी सेना थी और उनके पास बहुत ऊंचे पद नहीं थे। वे संभवतः इतने बड़े व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम केवल एक छोटी सेना हैं, हम केवल दिए गए आदेशों का पालन कर सकते हैं। अगर हम लड़ेंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा। जो कहा गया है वो सच है, वे केवल एक छोटी सेना है। अगर वे लड़ने की हिम्मत करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। चलो अपना काम खत्म करते हैं, उसके बाद हम बैरक्स में वापस जा सकते हैं। उन्हें जल्दी से अपना काम खत्म करना था और बैरक्स में लौटना था। उनका काम केवल गश्त लगाना था और ये सुनिश्चित करना था कि कोई बाहर ना आए और इधर उधर ना भटके। ये लोग गश्त पर थे, वे सभी गश्त कर रहे थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई निवासी बाहर ना आए। ये सुनिश्चित करने के बाद वे वापस बैरक्स की ओर लौट गए। वे पहले ही चले गए हैं। अब हमें इस जगह की स्थिति का पता चल गया है। पहरेदारों के जाने के बाद आर्यन ने आखिरकार तीनों महिलाओं को चर्चा के लिए बुलाया। तुम्हारी क्या योजना है? तुम्हारे पास जरूर कोई योजना होगी। लया ने आर्यन से पूछा। उसे यकीन था कि आर्यन के पास बहुत सी योजनाएं हैं। योजना बहुत सरल है। लया और मैं अंदर जाएंगे। इस बीच मैं चाहता हूं कि तुम दोनों लोगों का ध्यान भटकाओ। हरकंप मचाने के लिए जो करना पड़े करो, आर्यन ने सभी महिलाओं से कहा। आर्यन की योजना पहरेदारों का ध्यान भटकाना था। इस तरह आर्यन और लया आसानी से महल के अंदर घुस सकेंगे। मायरा और मानसी ने सिर हिलाया। वे सैनिकों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करेंगी। अच्छा, तुम लोग अपना चेहरा ढकने के लिए इस मुखाट का इस्तेमाल करो। तुम दोनों को देखा नहीं जाना चाहिए, आर्यन ने मायरा और मानसी से कहा। मायरा और मानसी ने आर्यन द्वारा दिए गए मुखाट ले लिए, जिसके बाद वे दोनों अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चली गईं। सावधान रहना, लापरवाही मत करना, आर्यन ने मायरा और मानसी को और भी सतर्क रहने की चेतावनी दी। आर्यन नहीं चाहता था कि उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो। अध्याय 1502 कोल्ड पैलेस में प्रवेश। कार्यों को विभाजित करने के बाद आर्यन लया के साथ निकलने के लिए चला गया। वे दोनों महल की ओर गए। आर्यन ने खुद को तुरंत नहीं दिखाया। वे दोनों आसपास की स्थिति को देखते हुए कहीं छिप गए। मुझे उम्मीद है कि मानसी और मायरा अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगी। आर्यन को उम्मीद थी कि मायरा और मानसी अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगी ताकि आर्यन और लया अंदर जा सकें। पति, हम क्या करने जा रहे हैं? इस स्थिति के बाद हम कैसे रहेंगे? लया ने आर्यन से पूछा। वह जानना चाहती थी कि इस स्थिति के बाद वे कैसे रहेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब खत्म होने के बाद हम हमेशा की तरह रहेंगे। आर्यन ने लया को सांत्वना देने की कोशिश की। वह चाहता था कि लया इस मामले से निपटने में सहज रहे। आर्यन निश्चित रूप से जानता था कि लया किस तरह के दबाव में थी। लया को दबाव पसंद नहीं था। लया जो चाहती थी वो आर्यन के साथ शांति से रहना था, बिना साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं की चिंता किए। लया ने सिर हिलाया। वह आर्यन की बात पर विश्वास करेगी। धमाका! दूर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। मायरा और मानसी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जैसे ही एक बड़ा विस्फोट हुआ, लगभग सभी सैनिक तुरंत चले गए। वे तुरंत देखने गए कि वास्तव में क्या हो रहा था। कई झटके महसूस हुए और घर के सभी साधक खुद को बचाने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने पहले ही शुरुआत कर दी है। आर्यन ने देखा कि मायरा और मानसी ने सैनिकों को बाहर निकालने के लिए अपना काम शुरू कर दिया था। जल्द ही सैनिक निश्चित रूप से बाहर आएंगे और मुसीबत के स्रोत की तलाश करेंगे। क्या वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर रही हैं? लया को लगा कि मायरा और मानसी जो कर रही थीं वो थोड़ा ज्यादा था। वे दोनों विनाश कर रही थीं और थोड़ा दंगा भड़का रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये दुश्मन को चकमा देने के लिए पर्याप्त है, तब तक सब ठीक रहेगा। आर्यन को वास्तव में इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि मायरा और मानसी क्या कर रही थीं। जब तक वे दोनों शोर शराबे से दुश्मन को आकर्षित कर सकें, तब तक ये अच्छी बात होगी। कुछ क्षणों बाद सैनिक बाहर आए। वे सीधे मुसीबत का स्रोत पता लगाने गए। सैनिकों ने सोचा कि उन पर हमला हुआ है, इसलिए सभी ने अपना भाला लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ सैनिक महल छोड़कर चले गए। वे देखने गए कि क्या हुआ। अब महल की सुरक्षा थोड़ी कम हो गई थी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने लया से पूछा। वह जानना चाहता था कि क्या लया अपना काम करने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूं। लया ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन लिया। इससे पता चला कि लया कितनी तैयार थी। बहुत अच्छा। आर्यन लया के जवाब से खुश था। इसका मतलब था कि वे त्रिवर्ण को हराने और रणधीर को मुक्त करने के अपने काम को करने के लिए तैयार थे। आर्यन और लया महल की ओर गए। वे दोनों तुरंत महल में घुस गए। चूंकि आर्यन पहले से ही जानता था कि दुश्मन ने राजा को कहाँ कैद किया है, आर्यन आसानी से उस जगह का पता लगा सका जहां वे जा रहे थे। सुरक्षा अभी भी मेरी सोच से ज्यादा है। आर्यन देख सकता था कि इस जगह के आसपास अभी भी बहुत सारे गार्ड हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस जगह के आसपास के गार्डों को बेहोश करना होगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं उन सभी को अपंग कर दूंगी, लया ने कहा कि वह इस मामले से निपटेगी। लया के पास इस समस्या को हल करने की क्षमता थी।
चूंकि लया ने जोर दिया, आर्यन ने लया को वो करने दिया जो वह चाहती थी। लया ने अपना हाथ उठाया। जब लया ने ऐसा किया तो सभी गार्डों के शरीर पानी से ढक गए। सभी गार्ड पानी में बंद हो गए। ओ! गार्ड चिल्लाने लगे। वे सभी बाहरी मदद मांगने लगे। बहुत बुरा हुआ कि सभी गार्ड वर्तमान में जेल में बंद थे, इसलिए वे अपने उन साथियों की मदद नहीं कर सकते जो मुसीबत में थे। महज कुछ सेकंड में ये लोग पीले पड़ गए थे। वे बेहोश हो गए थे और अचेत थे। लया का इरादा केवल उन्हें अपंग करना था, उसका इससे आगे कुछ भी करने का इरादा नहीं था। ये भी बुरा नहीं है। आर्यन ने लया द्वारा उपयोग की गई विधि को स्वीकार किया। लया की क्षमता बेहतर हो रही थी। सभी गार्डों को साफ करने के बाद आर्यन और लया जा सकते थे। वे महल की ओर बढ़े जो सबसे पीछे था। वह महल कोल्ड पैलेस होना चाहिए था। ये वह जगह थी जहां बड़ी गलती करने वाली शाही रखैलों को निर्वासित किया जाता था। ये सोचने के लिए कि त्रिवर्ण राजा और उनके पर्सनल सैनिकों को ऐसी जगह पर रखेगा। आर्यन और लया कोल्ड पैलेस पहुंचे। पहुंचने के बाद आर्यन और लया ने अंदर की स्थिति देखी। अंदर की स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्यन ने रणधीर और उनके सैनिकों को देखा जो पीले और मुरझाए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी चीज ने सूखा चूस लिया था। क्या हुआ? लया पूछने लगी कि इन लोगों को क्या हुआ, वे सब इतने पीले क्यों दिख रहे थे? लया, ये आपके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति सोखने का एक तरीका है। ये बहुत खतरनाक तकनीक है। आर्यन ने बताया कि क्या चल रहा था। त्रिवर्ण वर्तमान में अपने लिए यहां हर किसी की शक्ति को सोखने की कोशिश कर रहा था। क्या ये खतरनाक नहीं है? लया ने आर्यन से पूछा। लया जानना चाहती थी कि उनके द्वारा उपयोग की गई विधि सुरक्षित थी या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत खतरनाक है। अगर ये जारी रहा तो वे सभी मौके पर ही मर जाएंगे, आर्यन ने उत्तर दिया। तो चलिए इस मामले को सुलझाते हैं। ये बात सुनने के बाद लया ने आर्यन से तुरंत उनकी मदद करने को कहा। 1 मिनट रुको, अंदर तरह तरह के ट्रैप्स हैं। अगर ये एक्टिव हो गया तो हमारे लिए परेशानी होगी। पहले मुझे इसे साफ करने दो। आर्यन ने लया को तुरंत जाने नहीं दिया। वह इस कोल्ड पैलेस के आसपास लगाए गए ट्रैप्स को साफ करने वाला था। शैडो क्लोन। आर्यन ने एक क्लोन बनाया। वह अपने क्लोन की मदद से सभी ट्रैप्स को एक्टिव करना चाहता था। शैडो क्लोन का उपयोग करते हुए आर्यन के क्लोन ने दरवाजा तोड़ा और कमरे के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। क्लोन ने मौजूदा सभी ट्रैप्स को एक्टिव कर दिया। धमाका, झटका, सनसनी, तड़ाक, सभी ट्रैप्स एक्टिव हो गए। सभी एक्टिव होकर सीधे क्लोन आर्यन से टकराए। ये क्या बकवास है? त्रिवर्ण बहुत चौंक गया। जो हुआ उसे देखकर वह वास्तव में हैरान था। अभी वो मूर्ख कौन था? त्रिवर्ण बहुत जोर से चिल्लाया। वह कौन बेवकूफ था जिसने सभी ट्रैप्स को एक्टिव कर दिया? मैं हूं। क्या तुम्हें कोई समस्या है? लया त्रिवर्ण के सामने प्रकट हुई। उसने खुद को त्रिवर्ण के सामने दिखाया। जब लया प्रकट हुई तो रणधीर और अन्य सैनिकों ने लया की ओर देखा। वे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि अभी आने वाली महिला कौन थी। कौन? तुम मेरे साथ क्या चाहती हो? त्रिवर्ण ने पूछा कि लया कौन थी। लया इस जगह पर क्या करने आई थी? मैं तुम्हारे किए जा रहे अत्याचारों को रोकने आई हूं। लया ने उसे इस जगह पर आने का कारण बताया। हा 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 हा। त्रिवर्ण हंसा जब उसने लया ने जो कहा उसे सुना। लया ने जो कहा वह बहुत मनोरंजक था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम महज एक महिला हो। तुम्हारे जैसी महिला क्या कर सकती है? त्रिवर्ण ने लया को नीचा दिखाया। उसने लया को एक असहाय महिला के रूप में देखा। अध्याय 1503। लया बनाम त्रिवर्ण। लया त्रिवर्ण की बातों से उत्तेजित नहीं हुई। वो त्रिवर्ण की बातों के सामने बहुत शांत थी। क्या तुम्हारा शेखी बगारना खत्म हो गया? लया ने त्रिवर्ण से पूछा, जो डींगे मारने की कोशिश कर रहा था। लया की बातें सुनकर त्रिवर्ण की निगाह तुरंत लया की ओर मुड़ गई। ये महिला बहुत बहादुर है। उसका सामना करते समय वो इतनी बहादुर कैसे है? तुम्हारे अंदर अहंकार है। ऐसा लगता है कि इस राजा को तुम्हें दंडित करना चाहिए। त्रिवर्ण ने कहा कि वो लया को दंडित करने जा रहा है। वो लया को खुद को अपमानित नहीं करने दे सकता था। त्रिवर्ण ने अब घोषणा कर दी थी कि वो नया राजा है। वो स्काई क्लाउड पीक स्टार रेल्म का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम राजा हो? क्या तुम्हारे पास वास्तव में उस तरह की क्षमता है? आर्यन लया के पीछे दिखाई दिया। वो वर्तमान में दरवाजे के सामने झुककर लया और त्रिवर्ण के बीच की बातचीत देख रहा था। त्रिवर्ण ने आर्यन की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है। त्रिवर्ण के लिए ये व्यक्ति वही था जो पहले भागा था और जिसने सभी जालों को सक्रिय किया था। वो अभी भी जीवित कैसे है? त्रिवर्ण नहीं जानता था कि आर्यन ने किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया। वो इन जालों से बचने में सक्षम था जो इस जगह पर लगाए गए थे। तुम दोनों, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम लोगों के काम में दखल क्यों दे रहे हो? क्या तुम इस दुनिया में रहने से थक गए हो? 2 अज्ञात लोगों के आगमन को देखकर त्रिवर्ण ने तुरंत पूछा कि वे दोनों कौन थे। वे दोनों बहुत रहस्यमय लग रहे थे। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं।
तुम नहीं जान पाओगे कि हम वास्तव में कौन हैं। आर्यन ने बताया कि त्रिवर्ण नहीं जान पाएगा कि वे कौन थे। तो तुम बात नहीं करना चाहते, ठीक है, फिर तुम दोनों इसी जगह मरोगे। क्योंकि आर्यन और लया रहस्यमय ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, त्रिवर्ण उन दोनों को मार डालेगा। त्रिवर्ण वर्तमान में अपने सबसे अच्छे मोड में है, उसके पास बहुत शक्ति है। रणधीर और इमॉर्टल स्काई एम्पायर की विशिष्ट सेना की शक्ति को सोखने के बाद त्रिवर्ण ने जबरदस्त शक्ति प्राप्त कर ली है। त्रिवर्ण ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग किया, उसका शरीर एक बहुत ही तेज हवा से घिरा हुआ था। दूसरी ओर त्रिवर्ण ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। लया का शरीर वर्तमान में पारदर्शी पानी से ढका हुआ है। ये पानी लया के चारों ओर घूम रहा है। हा, सिर्फ पानी, क्या तुम मुझे उस तरह की चीज से हरा सकती हो? त्रिवर्ण लया की ताकत देखकर हंसा। लया ने जो किया वो त्रिवर्ण के लिए एक मजाक था। वायु शक्ति के मामले में ये अभी भी पानी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए लया के जीतने की संभावना बहुत कम होगी। मेरी पत्नी को कम मत समझना, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। आर्यन ने त्रिवर्ण को चेतावनी दी कि वो लया को कम ना समझे। अगर वो गंभीर हो गई तो वो भयानक हो सकती है। हा, तुम दोनों मजेदार लोग हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जैसे राजा को डरा सकते हो? त्रिवर्ण आर्यन की बात सुनकर हंसा। उसे लगा कि वे दोनों वास्तव में एक मूर्ख जोड़ा थे। ये अपने आप में एक मेल था। आर्यन ने त्रिवर्ण को याद दिलाने की कृपा की थी, लेकिन आर्यन की ये दया त्रिवर्ण को अच्छी नहीं लगी। ये तुम पर निर्भर है। आर्यन केवल लड़ाई देख सकता था। वो बाहर पहरा देगा और यहाँ पहुँचने वाले लोगों को रोकेगा। आर्यन जानता था कि ध्यान भटकाने वाली चाल निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं चलेगी। सैनिक निश्चित रूप से जल्द ही इस स्थान पर वापस आएंगे। जब वह समय आएगा तो ये स्थान शाही सैनिकों और कोड ब्रेकर संगठन के सैनिकों से घिर जाएगा। टप 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 टप, दूर से सैनिकों के आने की आवाज आई। ये सैनिक आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। वे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से करीब आ रहे थे, मेरी कल्पना से भी तेज। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि त्रिवर्ण की सेना इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। त्रिवर्ण की सेना बहुत सतर्क थी। उन्हें पता था कि आर्यन और लया पहले ही अंदर घुस गए हैं। ठीक है, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। चूंकि लया ने त्रिवर्ण के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था, इसलिए आर्यन जाएगा और आने वाले सैनिकों से लड़ेगा। आर्यन महसूस कर सकता था कि जो लोग आए थे वे मजबूत थे। उनका आभास बहुत बड़ा था। मैं तुम लोगों को आसानी से नहीं जाने दूंगा। आर्यन इन लोगों को आसानी से नहीं जाने देगा। वही है, वही होना चाहिए जिसने हंगामा किया है। चलो उसे पकड़ते हैं। सैनिक आर्यन की ओर झपटे। उन्होंने आर्यन पर हमला करने और उसे पकड़ने का इरादा किया। आर्यन आगे बढ़ा। वो उन सभी से लड़ने गया जिनके मन में उसके प्रति बुरे इरादे थे। धमाका। आर्यन और त्रिवर्ण की सेना के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी। दोनों पक्षों ने अपनी क्षमताएं दिखानी शुरू कर दीं। लया और त्रिवर्ण ने लड़ना शुरू किया। लया ने त्रिवर्ण पर अपना हमला किया। त्रिवर्ण हारना नहीं चाहता था। उसने लया के हमले का विरोध किया। उसने अपने चारों ओर की हवा का उपयोग किया लया के हमले को रोकने के लिए। धमाका। लया के हमले को रोकते समय त्रिवर्ण को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब त्रिवर्ण ने लया के हमले को रोकने की कोशिश की तो त्रिवर्ण ने पाया कि लया की ताकत बहुत बड़ी थी। उसका अवरोध लया के हमले को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। ये क्या बकवास है? अभी वो हमला क्या था? लया का हमला मिलने पर त्रिवर्ण बहुत हैरान था। लया का हमला काफी मजबूत था। ऐसा लगता है कि मैं बहुत लापरवाह था। त्रिवर्ण बहुत कमजोर हो सकता है, इसलिए वो लया से आसानी से हार गया। इस महिला के पास कुछ क्षमताएं तो हैं। बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सज्जन हो जाऊं। चूंकि लया के पास क्षमताएं थीं, इसलिए त्रिवर्ण को इस व्यक्ति से लड़ने के लिए गंभीर होना पड़ा। त्रिवर्ण ने लया पर हमला किया। उसने अपने मुट्ठी का उपयोग लया पर प्रहार करने के लिए किया। जब त्रिवर्ण ने हमला किया तो लया ने अपना हाथ लहराया और तेजी से पानी इकट्ठा करके त्रिवर्ण की हलचल को रोक दिया। धिक्कार है, ये वास्तव में कष्टप्रद है। त्रिवर्ण को परेशानी महसूस होने लगी। उसे उस पानी से परेशानी महसूस हो रही थी जो उसकी हलचल को रोके जा रहा था। त्रिवर्ण ने अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया। त्रिवर्ण के शरीर से एक तेज हवा निकली। इस हवा ने आसपास के पानी को उड़ा दिया। आसपास के सभी पानी को निकालने के बाद त्रिवर्ण ने लया पर अपना हमला जारी रखा। वाटर ग्लोरी वेव। लया ने वाटर ग्लोरी वेव का उपयोग किया। अचानक पानी की एक विशाल लहर दिखाई दी और कोल्ड पैलेस के कमरे में भर गई। त्रिवर्ण जो आगे बढ़ रहा था उसे सीधे पीछे खींच लिया गया। इस महान शक्ति द्वारा खींचे जाने पर वो विरोध नहीं कर सकता था। लया वाटर ग्लोरी वेव की पूरी शक्ति नहीं दिखा सकी। लया को अभी भी खुद को रोकना पड़ा, अन्यथा वो इस महल को नष्ट कर सकती थी। त्रिवर्ण का शरीर वाटर ग्लोरी वेव की लहरों से खिंच गया था। वो ड्रायर में शर्ट की तरह था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से घूम रहा था। धिक्कार है, ये क्या बकवास है?
त्रिवर्ण को विश्वास नहीं हो रहा था कि लया उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इस हमले से त्रिवर्ण के शरीर और कपड़ों के कुछ हिस्से फटने लगे। भले ही वाटर ग्लोरी वेव की शक्ति कम थी, फिर भी इसमें एक भयानक शक्ति थी जो मनुष्यों को टुकड़ों में कुचलने में सक्षम थी। इस स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ त्रिवर्ण ने अपने दिमाग का उपयोग किया। उसने हजारों वर्षों के युद्ध का अनुभव किया। त्रिवर्ण ने लहरों से बाहर निकलने के लिए अपनी वायु शक्ति का उपयोग किया। अपनी वायु शक्ति के साथ वो लहरों को उलटने में सफल रहा, जिससे उसका शरीर बच निकला। धमाका! लहर दीवार से टकराई। सुपर मजबूत लहर की चपेट में आने से दीवार तुरंत नष्ट हो गई। अध्याय 1504 वाटर ग्लोरी परगेशन। अभी ये बहुत खतरनाक था। अगर मैं इससे ज्यादा समय तक फंसा रहता तो ये एक गंभीर समस्या होती। त्रिवर्ण को एक खतरनाक एहसास हुआ। अगर वो अभी लहर में फंस जाता तो निश्चित रूप से उसे कुछ चोटें आती। ये साथी, इसकी क्षमताएं बहुत अजीब हैं। त्रिवर्ण को लगा कि लया की क्षमताएं बहुत अजीब थीं। इस महिला की तकनीक और कौशल असाधारण थे। स्काई विंड जाइंट ब्लेड। त्रिवर्ण ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही त्रिवर्ण ने ऐसा किया, बड़ी मात्रा में हवा इकट्ठा होने लगी। हवा ने एक भयानक विशाल तलवार बना दी। इस तलवार का आकार बहुत लंबा था। ये कई मील दूर किसी भी चीज को काटने में सक्षम थी। अपने निर्माता से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, त्रिवर्ण ने लया से कहा। उसने लया को निर्माता से मिलने के लिए कहा। लया ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। लया ने अपनी जल शक्ति का उपयोग करके कुछ बहुत बड़ा बनाया। लया ने विशाल आकार की एक ढाल बनाई। उसका इरादा ढाल का उपयोग करके इस हमले को रोकने का था। तलवार का प्रतिद्वंदी एक ढाल थी। त्रिवर्ण के हमलों का सामना करने के लिए लया का विचार बुरा नहीं था। ये बेकार है, मैं इसे काट दूंगा। त्रिवर्ण ने कहा कि वो लया द्वारा बनाई गई पानी की ढाल को काट देगा। त्रिवर्ण ने अपना हाथ घुमाया। उसने लया की ओर प्रहार किया। भले ही ये बड़ी दिखती थी, त्रिवर्ण को इस चीज को घुमाने में कोई परेशानी नहीं हुई। त्रिवर्ण ने बहुत आसानी से स्काई विंड जाइंट ब्लेड घुमाया। धमाका! जब त्रिवर्ण का हमला लया की ढाल रक्षा से मिला तो एक बहुत जोरदार टक्कर हुई। लया की पानी की ढाल काफी मजबूत थी। ये त्रिवर्ण के हमले को रोकने में सक्षम थी। त्रिवर्ण को उम्मीद नहीं थी कि लया उसके हमले को रोकने में सक्षम होगी, भले ही उसने अपने प्रहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे हमले को रोक दिया। मैं निश्चित रूप से इसे तोड़ सकता हूं। त्रिवर्ण को विश्वास नहीं था कि लया उसके हमले को पूरी तरह से रोकने में सक्षम थी। इसीलिए त्रिवर्ण ने लया की रक्षा को तोड़ने की और भी अधिक कोशिश की। जैसे ही त्रिवर्ण गंभीर हुए, हवा की तलवार धीरे धीरे लया की ढाल को छेदने लगी। ऐसा लग रहा था कि लया की रक्षा अपनी सीमा पर थी। हा हा हा, मरो! त्रिवर्ण हंसा। वो हंसा जब उसने देखा कि लया की रक्षा कम होने लगी थी। अपनी रक्षा को कम होते देख लया ने पीछे हटने का फैसला किया। वो त्रिवर्ण के हमले से बच गई। चीर दिया! त्रिवर्ण के प्रहार ने लया की पानी की ढाल को काट दिया। इसने लया के नीचे के फर्श को भी काट दिया। तुम क्यों भाग रही हो? क्या तुम मुझसे डरती हो? हा हा हा! त्रिवर्ण हंसा जब उसने लया को भागते हुए देखा। उसे लगा कि उसने एक मधुर जीत हासिल कर ली है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मैंने इसे बस इसलिए टाला क्योंकि मैं चाहती थी। लया ने अभी हमले से बचने का कारण बताया। तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम अपने बेवकूफ साथी की जैसी हो। त्रिवर्ण को लगा कि लया भी आर्यन की जैसी ही थी। ये दोनों एक बेवकूफ जोड़ा थे। जब से वो आर्यन के साथ रहने लगी थी, लया में स्वाभाविक रूप से बदलाव आने लगा था। वो जान गई थी कि त्रिवर्ण जैसे अहंकारी दुश्मन से कैसे निपटना है। तुम अभी भी बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि मैं बहुत गंभीर नहीं थी। अब मैं गंभीर होंगी और तुम्हें मारना शुरू कर दूंगी। तैयार रहो। त्रिवर्ण ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। वो लया का सामना करने के लिए तैयार था। त्रिवर्ण ने फिर से अपने दाहिने हाथ में विशाल वायु तलवार घुमाई। इस बार वो सीधे लया पर हमला करने जा रहा था। त्रिवर्ण का हमला पहले की तुलना में बहुत तेज था। यह हमला पिछले हमले की तुलना में बहुत अधिक घातक लग रहा था। चीर दिया! त्रिवर्ण ने लया को मारा। लया का शरीर त्रिवर्ण के हमले से आसानी से कट गया। हा हा हा! त्रिवर्ण ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो अब लया पर पूरी तरह से जीत चुका था। लया को काटने के कुछ समय बाद त्रिवर्ण को कुछ बहुत अजीब लगा। उसने पाया कि लया का शरीर पानी में बदल गया। धिक्कार है! त्रिवर्ण बहुत जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि जिस पर उसने अभी हमला किया था, वो लया द्वारा बनाया गया केवल एक प्रतिस्थापन शरीर था। असली कहाँ है? त्रिवर्ण असली लया की तलाश करने लगा। असली लया को इस जगह से दूर नहीं होना चाहिए था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? लया त्रिवर्ण के बगल में प्रकट हुई। उसने तुरंत त्रिवर्ण पर हमला किया जो उसके सामने था। त्रिवर्ण लया के अचानक आगमन के लिए तैयार नहीं था। उसके पास लया के हमले से बचने का समय नहीं था। ये देखते हुए कि बचने का समय नहीं है, त्रिवर्ण ने लया के हमले को रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने का निर्णय लिया। लया का हमला पानी के रूप में था। ये सीधे त्रिवर्ण की आंख पर लगा और त्रिवर्ण को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। त्रिवर्ण सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए दोनों पैरों का उपयोग किया। धिक्कार है! तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो?
त्रिवर्ण बहुत जोर से चिल्लाया। लया के हमले की चपेट में आने से वो बहुत लापरवाह हो गया था। अजीब है, दर्द क्यों नहीं हो रहा है? त्रिवर्ण को लया के हमले से अजीब लगने लगा। किसी तरह लया के हमले ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। त्रिवर्ण को कोई दर्द नहीं महसूस हुआ जब उसे लया की ओर से हमला मिला। त्रिवर्ण ने अपने घाव की ओर देखा। वो जानना चाहता था कि उसकी आंख पर खरोंच आई है या नहीं। जब त्रिवर्ण ने अपनी आंख की ओर देखा तो उसे एक काफी चौड़ा घाव मिला। अजीब बात यह थी कि कोई खून बाहर नहीं निकल रहा था, यहां तक कि इसमें कोई दर्द भी नहीं था। ओए ओए, ये क्या है? त्रिवर्ण भ्रमित दिखने लगा। उसे अपने घाव से कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा था? ये बहुत बहुत अजीब है। त्रिवर्ण को कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लया आगे बढ़ी। वो फिर से त्रिवर्ण के पास प्रकट हुई। त्रिवर्ण हाई अलर्ट पर था। उसने लया को आगे बढ़ते देख तुरंत दक्षिणात्मक मुद्रा अपना ली। चलो इसे खत्म करते हैं। लया सब कुछ खत्म करना चाहती थी। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ खत्म करना इतना आसान है? त्रिवर्ण तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ मुस्कुराया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने अभी तक अपना इक्का पूरी तरह से नहीं दिखाया है। वाटर ग्लोरी परगेशन। लया ने अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग किया। ये प्राचीन वाटर ग्लोरी अला का सबसे खतरनाक आक्रमण था। लया के चारों ओर अत्यंत शुद्ध जल दिखाई दिया। इस जल की शुद्धता इतनी असाधारण थी कि इसकी चमक ही लोगों को चकित कर देती। वो क्या है? त्रिवर्ण की आत्मा थोड़ी कांपने लगी जब उसने लया के चारों ओर पानी की चमक महसूस की। मुझे कुछ करना होगा। अनपेक्षित होते देख त्रिवर्ण ने अपने इक्के का उपयोग करने का निर्णय लिया। इमॉर्टल स्काई डोमेन। त्रिवर्ण ने अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया। उसने एक बहुत बड़ा डोमेन खोला। यह डोमेन विशाल था। इसने लगभग सभी इमॉर्टल स्काई साम्राज्य को ढक लिया था। इमॉर्टल स्काई साम्राज्य हरी हवा से घिरा हुआ था और सामान्य से अधिक गहरा दिख रहा था। लड़ते आर्यन को बदलाव महसूस हुआ। उसने देखा कि किसी ने काफी बड़ा डोमेन खोला है। ये डोमेन इसके भीतर के लोगों के लिए हिलना डुलना मुश्किल बना देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां हवा का दबाव होता है जो किसी को स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में असमर्थ बना देता है। मैं अभी तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। त्रिवर्ण ने कहा कि वो लया को इस दुनिया से गायब कर देगा। अब जबकि लया उसके खुद के डोमेन में है तो उंगली की एक चुटकी लया को इस दुनिया से गायब कर सकती है। तुमने जो कहा उस पर पछतावा मत करना। लया ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। लया ने त्रिवर्ण पर वाटर ग्लोरी परगेशन पानी की एक बूंद छोड़ी। लया ने जो किया उस पर त्रिवर्ण बस मुस्कुराया। ये महिला कितनी मूर्ख थी। अध्याय 1505 इमॉर्टल स्काई एम्पायर के दंगे के पीछे का मास्टरमाइंड। पानी की वो बूंद त्रिवर्ण के शरीर पर गिरी। जैसे ही वो बूंद त्रिवर्ण के शरीर पर पड़ी, त्रिवर्ण के भाव तुरंत बदल गए। त्रिवर्ण का चेहरा बहुत गहरा होने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उसने तुरंत उस जगह को पकड़ लिया जहां पानी लगा था। ये बहुत दर्दनाक है। त्रिवर्ण दर्द से चिल्लाने लगा। वो दर्द से कराह उठा। दर्द इतना असहनीय था कि उसे दर्द सहने के लिए अपने दांत पीसने पड़े। त्रिवर्ण ने दर्द वाली जगह की जांच की। जब उसने उस जगह को देखा तो उसे चोट या उस जैसा कोई निशान नहीं मिला। हालांकि वहां कोई घाव नहीं था और कोई खरोच नहीं थी, फिर भी दर्द इतना तीव्र था कि त्रिवर्ण का शरीर कांप उठा क्योंकि वो दर्द सहने की कोशिश कर रहा था। लाया ने त्रिवर्ण की प्रतिक्रिया देखी। उसने देखा कि त्रिवर्ण बहुत दर्द में दिख रहा था। लाया को उम्मीद नहीं थी कि वाटर ग्लोरी परगेशन इतना महान होगा। ये त्रिवर्ण को इस स्थिति में भी पहुंचा सकता था। त्रिवर्ण ने उठने की कोशिश की। फर्श से उठते समय वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। त्रिवर्ण ने इस स्थिति में शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। त्रिवर्ण ने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने मन में कहा कि ये सिर्फ एक भ्रम था, इसलिए कुछ नहीं होगा। त्रिवर्ण ने सोचा कि लाया की क्षमता एक भ्रम थी, इसलिए भ्रम की क्षमता को हराने का सबसे अच्छा तरीका अपने मन और मानसिकता को मजबूत करना था। मैं तुम्हारे सस्ते भ्रमों से नहीं डरूंगा। त्रिवर्ण ने कहा कि वो लाया की सस्ती तकनीकों से नहीं डरेगा। इसके बजाय त्रिवर्ण ने लाया पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने चारों ओर के डोमेन को नियंत्रित किया और लाया पर हमला करना शुरू कर दिया। हवा की कई लहरें दिखाई दी। वे सभी लाया की ओर लक्षित थीं। उन लहरों की गति भी अत्यंत तेज थी। त्रिवर्ण के हमले के सामने लाया बिल्कुल भी नहीं दिगी। उसने त्रिवर्ण पर हमला करने के लिए वाटर ग्लोरी परगेशन का इस्तेमाल किया। त्रिवर्ण ने लाया के हमले का अनुमान लगाया। उसने लाया के हमले को रोकने के लिए एक विशाल आयु दीवार बनाई। दूसरी ओर त्रिवर्ण ने लाया पर लगातार हमले करना जारी रखा। वाटर ग्लोरी परगेशन ने त्रिवर्ण की रक्षा को आसानी से भेद दिया। त्रिवर्ण की रक्षा से थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं हुआ। असंभव। त्रिवर्ण को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी रक्षा लाया के हमले का सामना नहीं कर सकी। वाटर ग्लोरी परगेशन फिर से त्रिवर्ण के शरीर से टकराया। इस बार इसकी मात्रा इतनी विशाल थी कि इसने त्रिवर्ण की आत्मा को घायल कर दिया। त्रिवर्ण दहाड़ा। वाटर ग्लोरी परगेशन की चपेट में आने से वो दर्द से कराह उठा।
त्रिवर्ण को जो दर्द हो रहा था वो इतना असीमित था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ एक भ्रम है, ये सिर्फ एक भ्रम है। त्रिवर्ण ने इससे लड़ने की कोशिश की, वो अभी भी सोच रहा था कि ये एक भ्रम था। त्रिवर्ण नहीं जानता था कि उसकी आत्मा पहले से ही वाटर ग्लोरी परगेशन हमले से खतरे में थी। ये वास्तविकता है, इसलिए अपने भाग्य को स्वीकार करो। लाया पहले से ही त्रिवर्ण के सामने थी, वो बहुत तेजी से त्रिवर्ण के सामने पहुंच गई थी। त्रिवर्ण के पास लाया के आगमन का अनुमान लगाने का समय नहीं था, उसके पास लाया के आने की तैयारी करने का समय नहीं था। लाया ने त्रिवर्ण की कमजोरी का फायदा उठाया, वो जानती थी कि कब आगे बढ़ना है और कब त्रिवर्ण पर हमला करना है। वाटर ग्लोरी परगेशन, लाया ने त्रिवर्ण पर एक और हमला किया, इस बार ये अंतिम प्रहार था। त्रिवर्ण दहाड़ा, उसने एक भयानक दर्द महसूस किया, उसके शरीर ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था और वो अब हिल नहीं पा रहा था। चूंकि त्रिवर्ण पहले से ही बेहोश था, उसके द्वारा बनाया गया डोमेन तुरंत ढह गया। त्रिवर्ण एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ये लड़ाई बहुत ही अजीब थी। भले ही त्रिवर्ण लाया के हमले से गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन वो लाया से इतनी बुरी तरह कैसे हार गया। लोग नहीं जानते थे कि त्रिवर्ण की आत्मा पहले से ही इतनी बुरी तरह घायल थी कि वो अगले कुछ महीनों तक हिलने डुलने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अगर लाया वास्तव में त्रिवर्ण को मारना चाहती तो वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। क्या ये खत्म हो गया है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आर्यन लाया के पास लौट आया। उसने अभी अभी कोड ब्रेकर संगठन के उच्च अधिकारियों और गद्दारों को हराया था। मेरा काम हो गया है। लाया ने सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे यहाँ त्रिवर्ण की देखभाल करने का दुख है। तुमने उसे जीवित क्यों रहने दिया? वो तुम्हें एक बड़ी समस्या देगा। आर्यन ने त्रिवर्ण की ओर देखा, जो अभी भी जीवित था। लाया ने त्रिवर्ण को क्यों नहीं मारा? अगर ये व्यक्ति जीवित रहा तो ये परेशानी का सबब बनेगा। त्रिवर्ण और कोड ब्रेकर संगठन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो ये दूसरों के लिए खतरा था। कोई बात नहीं, मैंने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पहले ही पंगु बना दिया है, तो वो कुछ भी बुरा नहीं करेगा। लाया ने आर्यन से कहा। हाँ, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। चूंकि लाया ने ऐसा कहा था, इसलिए आर्यन शिकायत नहीं करेगा। लाया ने रणधीर और यहां मौजूद सैनिकों की ओर देखा। वे सभी बहुत पीले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इलाज की जरूरत थी। वाटर ग्लोरी हीलिंग। लाया ने वाटर ग्लोरी हीलिंग का इस्तेमाल किया। तुरंत रणधीर और सभी लोगों के शरीर पानी से ढक गए। जैसे ही वाटर ग्लोरी हीलिंग यूज की गई, रणधीर और दूसरे लोगों के शरीर वापस नॉर्मल होने लगे। उन सभी की जीवन शक्ति वापस आने लगी। भले ही वो अभी भी सामान्य काम करने में सक्षम न हो, फिर भी उन्हें त्रिवर्ण ने जो किया था उसके कारण स्वास्थ्य लाभ करना था। कुछ क्षणों बाद हर कोई ठीक हो गया, उनका रूप नॉर्मल हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर ने लाया को उसके काम के लिए धन्यवाद दिया। उसने लाया की दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया। रणधीर को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि ये लाया थी। वर्तमान लाया का आभास पहले से पूरी तरह अलग था। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। यहां से आगे आप अपनी समस्याओं का खुद ख्याल रखें, लाया ने कहा। सब कुछ हो गया है, इसलिए अब से रणधीर अपनी समस्या खुद सुलझा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर ने फिर से लाया को धन्यवाद दिया। उसने लाया की दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। चलो, आर्यन ने लाया को ये जगह छोड़ने के लिए कहा। उनका काम पूरा हो गया था। आर्यन ने सिर हिलाया। वो और लाया कोल्ड पैलेस से निकल गए। दोनों कोल्ड पैलेस से बाहर आ गए। लाया, एक मिनट रुको। जैसे ही वे महल छोड़ने वाले थे, आर्यन ने अचानक लाया को रोक दिया। क्या बात है? लाया ने आर्यन से पूछा। जब मामला सुलझ गया था तो आर्यन ने उसे रुकने के लिए क्यों कहा? लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। आर्यन ने सूचित किया कि कोई उन्हें देख रहा था। कहाँ? लाया को पता नहीं चला कि उन पर नजर कौन रख रहा था। तुम खुद को दिखाते क्यों नहीं? मुझे पता है कि तुम हमें देख रहे हो। आर्यन ने उस व्यक्ति को बाहर आने और खुद को दिखाने के लिए कहा। वाव 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 वाव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छिपते समय कोई मुझे पता लगा पाएगा। लगता है तुम्हारे पास क्षमता है। कोई व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने काले कपड़े और काला मुखौटा पहना था। इस व्यक्ति की पहचान अभी भी बहुत रहस्यमयी थी। आर्यन जो पुष्टि कर सकता था कि वो एक खतरनाक व्यक्ति था। ये वही एहसास है जो टीना और तामसी ने दिया था। क्या वो वेंजेंस फेट संप्रदाय से है? आर्यन ने इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश की। अध्याय 1506 विरोचन। तुम्हारे जैसा कोई इस जगह पर क्या कर रहा है? आर्यन ने अपने सामने मौजूद रहस्यमय व्यक्ति से कहा। बहुत मजेदार। तुम अभी भी पूछ रहे हो? जो तुमने अभी किया उसके बाद? ये व्यक्ति हंसा। वो आर्यन पर हंसा, जिसे ये नहीं पता था कि उसने अभी क्या किया है। ओह, तो ऐसा है। ये अजीब नहीं है कि कोड ब्रेकर संगठन साम्राज्य पर हमला करने में बहुत साहसी है। पता चलता है कि इसके पीछे वेंजेंस फेट संप्रदाय है। आर्यन ने इस रहस्यमय व्यक्ति से कहा। ओह, तो तुमने अनुमान लगा लिया है कि मैं कौन हूं। ये दिलचस्प है।
तुम दोनों वास्तव में अजीब लोग हो। ये व्यक्ति आर्यन और लया की ओर और भी अधिक आकर्षित हो रहा था। दोनों ही बहुत रहस्यमय थे और महान ज्ञान के धनी थे। पति, क्या वही इन सब के पीछे है? लया ने आर्यन से कहा। बेशक वही इन सब के पीछे है। वो लंबे समय से हमें देख रहा है। ऐसा लगता है कि वो नाराज है कि हमने उसकी योजनाओं को बिगाड़ दिया। आर्यन ने लया को समझाया कि क्या हुआ था। तुम बहुत महान हो, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। लया आर्यन के काम से चकित होने लगी। आर्यन इस व्यक्ति के ठिकाने का पता कैसे लगा सका? तुम थोड़े दिलचस्प हो। तुम कैसे देख सकते हो कि मैं कहाँ हूं? वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोगों को भी आर्यन की महानता को स्वीकार करना पड़ा। आर्यन ने इतनी आसानी से उसका पता कैसे लगा लिया? तुम शायद खुद को छिपाने में सक्षम हो, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम हमें कैसे देख रहे हो। आर्यन ने अपने सामने मौजूद रहस्यमयी व्यक्ति से कहा। बहुत दिलचस्प। वेंजेंस फेट संप्रदाय का व्यक्ति फिर से हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसी चीज के कारण उसे ढूंढ पाएगा। तुम दोनों ने मेरी आदर्श योजना को बर्बाद कर दिया है। तुम दोनों को जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। वेंजेंस फेट संप्रदाय के एक व्यक्ति ने आर्यन से कहा। जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आर्यन ने जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। उसने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, यह इतना आसान नहीं है। वेंजेंस फेट संप्रदाय के एक व्यक्ति ने आर्यन से कहा। तो फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? आर्यन ने पूछा कि यह आदमी क्या चाहता था। यह आदमी निश्चित रूप से कुछ चाहता था। तुम बहुत चालाक हो। मैं वास्तव में कुछ चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम दोनों में एक मास्टर बनने की क्षमता है। आर्यन और लया ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही इस व्यक्ति की बात पर असहाय दिख रहे थे। हमें ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं है। हम एक ऐसा जोड़ा है जो स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हम किसी परेशान करने वाली चीज में शामिल नहीं होंगे। आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति की बात का जवाब दिया। बहुत बुरा हुआ। तुम लोगों के पास वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है। इस व्यक्ति ने सिर हिलाया। भले ही आर्यन और लया के पास लड़ने की महान प्रतिभा थी, तो फिर मैं तुम्हें बस जबरदस्ती गिरफ्तार कर लूंगा। क्योंकि वे आर्यन को मना नहीं सके, इसलिए ये व्यक्ति आर्यन को जबरदस्ती पकड़ना चाहता था। तुम हमारे साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो जब हमने इतनी विनम्रता से इनकार कर दिया है? आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। मुझे उस मामले की परवाह नहीं है। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। वो हम वेंजेंस फेट संप्रदाय हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि उसे वो करना पसंद है जो वो चाहता है। वो व्यक्ति तेजी से लया की ओर गया। उसका इरादा आर्यन के बगल में मौजूद लया को पकड़ने का था। जब ये व्यक्ति लया को छूना चाहता था तो आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी कि वो आर्यन को गुस्सा न दिलाए। आर्यन को सबसे ज्यादा चिढ़ तब आती थी जब वो देखता था कि कोई उसके प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ बुरा करने का इरादा रखता है। तुम्हारे पास वास्तव में बहुत अच्छी क्षमताएं हैं। वेंजेंस फेट संप्रदाय के व्यक्ति ने आर्यन की क्षमताओं को स्वीकार किया। अपने कृत्य में विफल होने के बाद ये साथी पीछे हट गया। वो कई दसियों मीटर दूर चला गया। मेरा नाम विरोचन है। तुम लोग उस व्यक्ति को याद रखना जो तुम्हें गिरफ्तार करेगा। विरोचन ने आर्यन और लया से अपना परिचय कराया। कौन सा दूसरा मूर्ख अपने दुश्मन को अपना परिचय देता है? आर्यन सोच भी नहीं पा रहा था कि विरोचन का दिमाग कैसे काम करता है। वो इतनी आसानी से आर्यन को अपना नाम कैसे बता सकता है? पति, ये व्यक्ति वेंजेंस फेट संप्रदाय से है। उसे एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। हमें उससे लड़ते समय सावधान रहना चाहिए। लया ने आर्यन को चेतावनी दी कि वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोग खतरनाक होने चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो वेंजेंस फेट संप्रदाय से है। इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। आर्यन लया की बात से पूरी तरह से सहमत था। इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी उन दोनों के पास विरोचन के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इस आदमी को हराने में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। लया विरोचन को हराने में आर्यन की मदद करने की कोशिश करेगी। तो फिर मुझे उससे लड़ने दो। आर्यन विरोचन से लड़ेगा। इस दौरान लया आर्यन की मदद करने की कोशिश करेगी। आर्यन आगे बढ़ा। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ने वाला था, आर्यन ने कुछ अजीब देखा। उसके पैरों के नीचे जैसे कुछ अजीब था। ये देखकर आर्यन ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया। जूते के नीचे से एक विशाल गहन अग्नि निकली। इसने तुरंत उस जमीन को जला दिया जिस पर आर्यन ने कदम रखा था। जब आर्यन ने ऐसा किया तो पौधे से कीड़े जैसे राक्षस निकल आए। वे बाहर आ गए क्योंकि वे इस अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। तुम मेरे प्यारे पालतू जानवर के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? विरोचन गुस्से में था जब उसने आर्यन को अपने पालतू जानवर को प्रताड़ित करते देखा। तुम्हें मेरे पालतू जानवर का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को अपने पालतू जानवर का अपमान करते देख विरोचन पहले से ही बहुत परेशान था। वो निश्चित रूप से आर्यन को उसकी बात पर पछतावा कराएगा। विरोचन आगे बढ़ा। उसने अपने स्किल का उपयोग करके आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। विरोचन का स्किल पृथ्वी था। उसने आर्यन के नीचे की जमीन को ऊपर उठाया और उसका उपयोग करके आर्यन को पीटना शुरू कर दिया।
आर्यन ने विरोचन द्वारा फेंकी गई जमीन को थामने की कोशिश की। उसने जमीन को थामने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के साथ आर्यन विरोचन के हमले का सामना करने में सफल रहा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? विरोचन ने अपना हमला तेज कर दिया। उसने आर्यन को मांस के लोथड़े में बदलने की कोशिश की। विरोचन ने जो पूरी ताकत जुटाई थी, उसके साथ आर्यन पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था कि विरोचन की ताकत अभी भी आर्यन से ऊपर थी। वो अभी भी आर्यन से ऊपर था। वो काफी सख्त है। ऐसा लगता है कि वो लगभग तामसी के समान है। विरोचन की ताकत से शायद इस आदमी का वही दर्जा है या वो तामसी के नीचे है। तुम अभी भी क्यों रुके हुए हो? बस हार मान लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। विरोचन को गुस्सा आने लगा जब उसने देखा कि आर्यन लंबे समय तक टिके रहने में सफल रहा। मुझे हराने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी, आर्यन ने कहा कि खुद को हराने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। आर्यन ने अपनी हथेली में शक्ति प्रवाहित की। उसने अपने सामने मौजूद पृथ्वी के उस विशाल टुकड़े को नष्ट करने के लिए एक महान शक्ति का उपयोग किया। धमाका! पृथ्वी का वो टुकड़ा टुकड़ों में बिखर गया। वो चारों दिशाओं में फैल गया। अध्याय 1507 विरोचन की शक्ति। आर्यन और विरोचन दोनों पीछे हट गए। दोनों तब पीछे हटे जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने जमीन को बिखेर दिया। विरोचन यहीं नहीं रुका, उसने आर्यन पर फिर से हमला किया। इस बार उसने इस महल के सबसे कठोर पत्थर को सोख लिया। उसका इरादा इन पत्थरों का उपयोग करके आर्यन से लड़ने का था। विरोचन का शरीर नीले रंग की वस्तु से ढका हुआ था, जैसे कि कोई जेड़ हो। विरोचन के शरीर का आकार भी बदलने लगा। वह चलते फिरते पत्थर के राक्षस जैसा दिखने लगा। तुमने मुझे नाराज किया है, अब अपने किए का परिणाम भुगतो। विरोचन ने अपनी क्षमताएं दिखाना शुरू कर दिया। उसने ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विरोचन के मन में तीव्र घृणा भरी थी। वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोग तर्कहीन होते हैं। वे अपनी घृणा का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। यह वास्तव में एक कष्टप्रद क्षमता है। आर्यन को लगा कि विरोचन की क्षमता बहुत कष्टप्रद थी। कोई कह सकता है कि वेंजेंस फेट संप्रदाय के सभी लोगों की क्षमताएं अत्यंत कष्टप्रद थीं। यहां तक कि त्रिवर्ण ने अभी जिस तकनीक का उपयोग किया था, वह भी इसी व्यक्ति से आई होगी। आर्यन को इस बात का पूरा यकीन था। विरोचन आर्यन की ओर बढ़ा। उसने अपने सामने मौजूद आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। विरोचन के हाथ एक नुकीले भाले में बदलने लगे। वह अब अपने शरीर को विभिन्न चीजों में बदलने में सक्षम था। आर्यन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार ली। वह ब्लैक ड्रैगन तलवार के साथ विरोचन से लड़ने जा रहा था। यहां आर्यन ने तलवार के डाओ मोड में प्रवेश किया। उसने दिखाना शुरू कर दिया कि वह तलवार का एक ऐसा मास्टर था जिसे दुश्मन द्वारा कम नहीं आंका जा सकता था। टंकार! आर्यन का प्रहार और विरोचन के भाले का प्रहार मिले। जब ऐसा हुआ तो विरोचन का भाला आर्यन द्वारा आसानी से काट दिया गया। यह कैसे हो सकता है? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। विरोचन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने उस हथियार को काट दिया था जिसे उसने इस जगह के सबसे मजबूत पत्थर से बनाया था। अभी तो यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अगली बार शायद तुम्हारा सिर या शरीर ऐसा ही होगा, आर्यन ने विरोचन से कहा। सड़े हुए कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी को मारना आसान है? मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जिसे तुम आसानी से हरा सको, विरोचन ने आर्यन से कहा। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। क्यों ना हम इसे साबित करें कि जो तुम कह रहे हो वह सच है या सिर्फ बकवास है। आर्यन विरोचन की बात को साबित करना चाहता था कि विरोचन ने जो कहा वह सच था या इसके विपरीत। विरोचन ने फिर से आर्यन पर हमला किया। इस बार विरोचन ने एक कुल्हाड़ी बनाई जो आकार में अत्यंत विशाल थी। ऐसा लग रहा था कि विरोचन बहुत गंभीर था। उसने एक विशाल कुल्हाड़ी बनाई जिसे आर्यन संभवतः तोड़ नहीं सकता था। आर्यन इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार वापस विरोचन पर घुमाई, चीर दिया। जैसे ही आर्यन ने अपनी तलवार घुमाई, उस बड़ी कुल्हाड़ी का लगभग आधा हिस्सा कट गया। यह भी काफी कठिन है। आर्यन ने देखा कि विरोचन द्वारा बनाई गई कुल्हाड़ी बहुत कठोर थी। मरो! विरोचन चिल्लाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से आर्यन के सिर पर वार किया। आर्यन ने विरोचन के हमले को रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन तलवार का इस्तेमाल किया। टंकार! एक बहुत जोरदार टक्कर हुई जिससे आसपास की वस्तुएं टूट गईं और कट गईं। इस मामले में आर्यन थोड़ा दबा हुआ था। विरोचन की हमला करने की शक्ति वास्तव में मजबूत थी। इससे आर्यन के लिए विरोचन के हमलों का सामना करना मुश्किल हो गया था। बस हार मान लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो, विरोचन ने आर्यन से हार मान लेने और अपने वर्तमान भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहा। विरोचन की शक्ति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। वह आर्यन का सामना करने में और मजबूत होता जा रहा था। मेरा प्रतिद्वंद्वी थोड़ा कष्टप्रद है, मैं उसका उपयोग करूंगा।
चूंकि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना कष्टप्रद था, आर्यन को अपनी फ्लेम वेन्स का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्यन ने अग्नि की नस खोली और उसे ताकत में जबरदस्त वृद्धि मिली। आर्यन उठा और विरोचन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने अपनी तलवार उठाई और उस विशाल कुल्हाड़ी को दूर धकेलने की कोशिश की जो उस पर गिरी थी। विरोचन ने आर्यन को जितनी जोर से हो सके दबाने की कोशिश की। उसने अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग करके आर्यन को दबाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। दोनों ने अपनी ताकत दिखाई। इससे आसमान बहुत काला हो गया। काला आसमान बहुत डरावना लग रहा था। मैं नहीं कर सकता। इस आदमी के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति है। मुझे उससे लड़ने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। विरोचन को आर्यन से लड़ने का दूसरा रास्ता खोजना था। आर्यन के पास बहुत उच्च शारीरिक शक्ति थी, इससे उसे हराना मुश्किल हो गया था। पीछे से उस पर हमला करना एक अच्छा काम होगा। विरोचन आर्यन पर पीछे से हमला करने जा रहा था। यह वार करने के लिए बहुत आसान हिस्सा था। आसमान से कई बड़े पत्थर दिखाई दिए। ये विशाल पत्थर आर्यन की ओर बढ़े। विरोचन ने आर्यन पर पीछे से हमला किया। उसने अपने साधनों का उपयोग करके आर्यन से लड़ा। आर्यन ने पूरी गति से करीब आती कई वस्तुएं महसूस कीं। यह निश्चित रूप से विरोचन का हमला होना चाहिए। वह पीछे से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं उसे रोकूंगा। आर्यन विरोचन के हमले को रोकने वाला था। जैसे ही आर्यन विरोचन के हमले को रोकने वाला था, अचानक आर्यन की ओर आने वाला पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। हाँ, आर्यन ने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, लेकिन पत्थर अचानक क्यों टूट गया? विरोचन भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह बहुत ही अजीब बात थी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी, लया ने विरोचन से कहा। लया ने विरोचन से कहा कि वह विरोचन को आर्यन के साथ बुरा काम नहीं करने देगी। यह लड़की, वह बहुत कष्टप्रद है, उसे वहां क्यों होना है? धिक्कार है। विरोचन बहुत जोर से चिल्लाया। उसने लड़ाई में शामिल लया को कोसा। योन, बाहर आओ और इस महिला से लड़ो, विरोचन चिल्लाया। वह जैसे किसी को बुला रहा था। विरोचन के ऐसा कहने के बाद अचानक एक विशाल केंचुआ प्रकट हुआ और उसने तुरंत लया पर हमला कर दिया। केंचुए ने लया पर हमला किया। उसने हर तरह के कष्टप्रद सैंड के हमलों से लया पर हमला किया। अब तुम मुझे और परेशान नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब लया उसकी और आर्यन की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। इतनी जल्दी खुश मत हो, आर्यन ने विरोचन से कहा। आर्यन ने विरोचन के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्काई विंड लॉ। आर्यन ने अपने दुश्मन को उड़ाने के लिए स्काई विंड लॉ का उपयोग किया। हवा की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन विरोचन को दूर उड़ाने में सफल रहा। विरोचन दूर उड़ गया। आर्यन ने उसे काफी दूर फेंक दिया। धिक्कार है, इस आदमी की क्षमता वास्तव में कष्टप्रद है। विरोचन को लगा कि आर्यन की क्षमता बहुत कष्टप्रद थी। इससे विरोचन को आर्यन से लड़ने में कठिनाई महसूस हुई। आर्यन विरोचन की ओर बढ़ा। उसने विरोचन की ओर हमलों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। प्रहार। विरोचन पर दर्जनों प्रहार किए गए, जिससे विरोचन कोने में दब गया। विरोचन ने आर्यन के हमले के खिलाफ रक्षा करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर के पत्थरों का उपयोग करके आर्यन के हमले को रोकने की कोशिश की। विरोचन के आसपास के पत्थर खत्म होने लगे थे। उसे जल्दी से नीचे कोई विकल्प ढूंढना था। इस स्काई पैलेस में बहुत अधिक पत्थर नहीं है जिनका उपयोग विरोचन द्वारा किया जा सकता है। इसलिए विरोचन को तुरंत नीचे उतरना चाहिए ताकि वह अपनी इच्छानुसार लड़ सके। अध्याय 1508 विरोचन की शक्ति। आर्यन और विरोचन दोनों पीछे हट गए। दोनों तब पीछे हटे जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने जमीन को बिखेर दिया। विरोचन यहीं नहीं रुका। उसने आर्यन पर फिर से हमला किया। इस बार उसने इस महल के सबसे कठोर पत्थर को सोख लिया। उसका इरादा इन पत्थरों का उपयोग करके आर्यन से लड़ने का था। विरोचन का शरीर नीले रंग की वस्तु से ढका हुआ था, जैसे कि कोई जेड हो। विरोचन के शरीर का आकार भी बदलने लगा। वो चलते फिरते पत्थर के राक्षस जैसा दिखने लगा। तुमने मुझे नाराज किया है, अब अपने किए का परिणाम भुगतो। विरोचन ने अपनी क्षमताएं दिखाना शुरू कर दिया। उसने ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विरोचन के मन में तीव्र घृणा भरी थी। वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोग अतर्कहीन होते हैं। वे अपनी घृणा का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं। ये वास्तव में एक कष्टप्रद क्षमता है। आर्यन को लगा कि विरोचन की क्षमता बहुत कष्टप्रद थी। कोई कह सकता है कि वेंजेंस फेट संप्रदाय के सभी लोगों की क्षमताएं अत्यंत कष्टप्रद थीं। आर्यन निश्चित रूप से इस सब का कारण जानता था। वे एक विधर्मी संप्रदाय हैं। स्वाभाविक रूप से वहां कई ऐसी तकनीकें होंगी जो मनुष्यों की क्षमताओं से परे हैं। यहां तक कि त्रिवर्ण ने अभी जिस तकनीक का उपयोग किया था वो भी इसी व्यक्ति से आई होगी। आर्यन को इस बात का पूरा यकीन था। विरोचन आर्यन की ओर बढ़ा। उसने अपने सामने मौजूद आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। विरोचन के हाथ एक नुकीले भाले में बदलने लगे। वो अब अपने शरीर को विभिन्न चीजों में बदल सकता था।
आर्यन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार ली। वो ब्लैक ड्रैगन तलवार के साथ विरोचन से लड़ने जा रहा था। यहां आर्यन ने तलवार के दाव मोड में प्रवेश किया। उसने दिखाना शुरू किया कि वो तलवार का एक ऐसा मास्टर था जिसे दुश्मन द्वारा कम नहीं आंका जा सकता था। टंकार। आर्यन का प्रहार और विरोचन के भाले का प्रहार मिले। जब ऐसा हुआ तो विरोचन का भाला आर्यन द्वारा आसानी से काट दिया गया। ये कैसे हो सकता है? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। विरोचन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने उस हथियार को काट दिया था जिसे उसने इस जगह के सबसे मजबूत पत्थर से बनाया था। अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, अगली बार शायद तुम्हारा सिर या शरीर ऐसा ही होगा, आर्यन ने विरोचन से कहा। सड़े हुए कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी को मारना आसान है? मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं जिसे तुम आसानी से हरा सको, विरोचन ने आर्यन से कहा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। क्यों ना हम इसे साबित करें कि जो तुम कह रहे हो वो सच है या सिर्फ बकवास है? आर्यन विरोचन की बात को साबित करना चाहता था कि विरोचन ने जो कहा वो सच था या इसके विपरीत। विरोचन ने फिर से आर्यन पर हमला किया। इस बार विरोचन ने एक कुल्हाड़ी बनाई जो आकार में अत्यंत विशाल थी। ऐसा लग रहा था कि विरोचन बहुत गंभीर था। उसने एक विशाल कुल्हाड़ी बनाई जिसे आर्यन संभवतः तोड़ नहीं सकता था। आर्यन इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार वापस विरोचन पर घुमाई, चीर दिया। जैसे ही आर्यन ने अपनी तलवार घुमाई, उस बड़ी कुल्हाड़ी का लगभग आधा हिस्सा कट गया। ये काफी कठिन भी है। आर्यन ने देखा कि विरोचन द्वारा बनाई गई कुल्हाड़ी बहुत कठोर थी। मरो, विरोचन चिल्लाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से आर्यन के सिर पर वार किया। आर्यन ने विरोचन के हमले को रोकने के लिए ब्लैक ड्रैगन तलवार का इस्तेमाल किया। टंकार। एक बहुत ही जोरदार टक्कर हुई जिससे आसपास की वस्तुएं टूट गईं और कट गईं। इस मामले में आर्यन थोड़ा दबा हुआ था। विरोचन की हमला करने की शक्ति वास्तव में मजबूत थी। इससे आर्यन के लिए विरोचन के हमलों का सामना करना मुश्किल हो गया था। बस हार मान लो और अपने भाग्य को स्वीकार करो, विरोचन ने आर्यन से हार मानने और अपने वर्तमान भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहा। विरोचन की शक्ति बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। वो आर्यन का सामना करने में और अधिक मजबूत होता जा रहा था। मेरा प्रतिद्वंदी थोड़ा कष्टप्रद है, मैं उसका उपयोग करूंगा। चूंकि उसका प्रतिद्वंदी इतना कष्टप्रद था, आर्यन को अपनी फ्लेम वेन्स का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्यन ने अग्नि की नस खोली और उसे ताकत में जबरदस्त वृद्धि मिली। आर्यन उठा और विरोचन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने अपनी तलवार उठाई और उस विशाल कुल्हाड़ी को दूर धकेलने की कोशिश की। विरोचन ने आर्यन को जितनी जोर से हो सके दबाने की कोशिश की। उसने अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग करके आर्यन को दबाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। दोनों ने अपनी ताकत दिखाई। इससे आसमान बहुत काला हो गया। काला आसमान बहुत डरावना लग रहा था। मैं नहीं कर सकता। इस आदमी के पास जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। मुझे उससे लड़ने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। विरोचन को आर्यन से लड़ने का दूसरा रास्ता खोजना था। आर्यन के पास बहुत उच्च शारीरिक शक्ति थी। इससे उसे हराना मुश्किल हो गया था। पीछे से उस पर हमला करना एक अच्छा काम होगा। विरोचन आर्यन पर पीछे से हमला करने जा रहा था। ये वार करने के लिए बहुत आसान हिस्सा था। आसमान से कई बड़े पत्थर दिखाई दिए। ये विशाल पत्थर आर्यन की ओर बढ़े। विरोचन ने आर्यन पर पीछे से हमला किया। उसने अपने साधनों का उपयोग करके आर्यन से लड़ने की कोशिश की। आर्यन ने पूरी गति से करीब आती कई वस्तुएं महसूस की। ये निश्चित रूप से विरोचन का हमला होना चाहिए। वो पीछे से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं उसे रोकूंगा। आर्यन विरोचन के हमले को रोकने वाला था। जैसे ही आर्यन विरोचन के हमले को रोकने वाला था, अचानक आर्यन की ओर आने वाला पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। हाँ, आर्यन ने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, लेकिन पत्थर अचानक क्यों टूट गया? विरोचन भी इस बात को लेकर उलझन में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत ही अजीब बात थी। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी, लया ने विरोचन से कहा। लया ने विरोचन से कहा कि वो विरोचन को आर्यन के साथ बुरा काम नहीं करने देगी। ये लड़की, वो बहुत कष्टप्रद है। उसे वहां क्यों होना है? धिक्कार है। विरोचन बहुत जोर से चिल्लाया। उसने लड़ाई में शामिल हुई लया को कोसा। यौन, बाहर आओ और इस महिला से लड़ो, विरोचन चिल्लाया। वो जैसे किसी को बुला रहा था। विरोचन के ऐसा कहने के बाद अचानक एक विशाल केंचुआ प्रकट हुआ और उसने तुरंत लया पर हमला कर दिया। केंचुए ने लया पर हमला किया। उसने हर तरह के कष्टप्रद रेत के हमलों से लया पर हमला किया। अब तुम मुझे और परेशान नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब लया उसकी और आर्यन की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। इतनी जल्दी खुश मत हो, आर्यन ने विरोचन से कहा। आर्यन ने विरोचन के खिलाफ अपनी ताकत का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्काई विंड लॉ। आर्यन ने अपने दुश्मन को उड़ाने के लिए स्काई विंड लॉ का उपयोग किया। हवा की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन विरोचन को दूर उड़ाने में सफल रहा। गह, विरोचन दूर उड़ गया। आर्यन ने उसे काफी दूर फेंक दिया। धिक्कार है, इस आदमी की क्षमता वास्तव में कष्टप्रद है।
विरोचन को लगा कि आर्यन की क्षमता बहुत कष्टप्रद थी। इससे विरोचन को आर्यन से लड़ने में कठिनाई महसूस हुई। आर्यन विरोचन की ओर बढ़ा। उसने विरोचन की ओर हमलों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। प्रहार। विरोचन पर दर्जनों प्रहार किए गए, जिससे विरोचन कोने में दब गया। विरोचन ने आर्यन के हमले के खिलाफ डिफेंड करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर के पत्थरों का उपयोग करके आर्यन के हमले को रोकने की कोशिश की। विरोचन के आसपास के पत्थर खत्म होने लगे थे। उसे जल्दी ही नीचे कोई विकल्प ढूंढना था। इस स्काई पैलेस में बहुत अधिक पत्थर नहीं है जिनका उपयोग विरोचन द्वारा किया जा सके, इसलिए विरोचन को तुरंत नीचे उतरना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छानुसार लड़ सके। अध्याय 1509 विद्रोह की समस्या हल हुई। जिस क्षण आर्यन ने वो शक्ति बाहर निकाली, उसके चारों ओर की जमीन उड़ने लगी। ये दृश्य इतना भयानक था कि आर्यन और विरोचन के बीच की लड़ाई सामान्य ज्ञान से परे लग रही थी। इमॉर्टल स्काई एम्पायर की राजधानी के लोग इस असाधारण युद्ध और असामान्य बिजली को देखकर स्तब्ध थे। ये एक समान टक्कर थी जहां दोनों पक्ष इतने मजबूत थे कि पूरी राजधानी थर्रा उठी। लोगों को लगा कि ये अमोघ नाथों के बीच का युद्ध है। आर्यन ने अपनी पूरी गहन ऊर्जा को समेटकर गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट का उपयोग किया। ये तकनीक इतनी ऊर्जा सोखती थी कि आर्यन को अपनी ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए वाटर वेन्स का सहारा लेना पड़ा। तुम मरो, विरोचन चिल्लाया और धूल के विशाल ढेर से आर्यन को कुचलने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, गॉड स्लेयर लाइटनिंग शॉट ने सीधे उसके शरीर पर प्रहार किया। विरोचन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो विशाल अंतरिक्ष में जा गिरा। उस प्रहार से महल के एक हिस्से में बड़ा छेद हो गया। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे पूरे साम्राज्य के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वाह, ये मेरी कल्पना से भी बड़ा धमाका था, आर्यन ने खुद आश्चर्य से कहा। तभी लया उसके पास आई और उसकी स्थिति जांची। मैं ठीक हूं, आर्यन ने कहा। क्या तुमने उस बदसूरत कीड़े को हरा दिया? हाँ, मैंने उसे खत्म कर दिया, लया ने राहत की सांस लेते हुए उत्तर दिया। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। तभी मानसी और मायरा वहां पहुंची। मानसी ने कहा, अगर यहाँ का काम हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए। आर्यन लया और अपनी अन्य पत्नियों के साथ व्हाइट क्लाउड सिटी स्थित अपने घर की ओर निकल गया। उनके जाने के बाद राजधानी के लोगों ने बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। हालांकि शहर अराजकता में था, लेकिन लोग जीवित रहने के लिए भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। रणधीर ने अपनी असली शक्ति वापस पाली और उन गद्दारों को दंडित करना शुरू किया जो इस विद्रोह में शामिल थे। कुछ मंत्रियों को मृत्युदंड दिया गया और साम्राज्य का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। रणधीर मन ही मन उन रहस्यमयी लोगों का आभार मान रहा था जिनकी मदद के बिना वो अपना सिंहासन वापस नहीं पा सकता था। दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर श्वेता आराम कर रही थी। उसकी एक नौकरानी ने आकर रिपोर्ट दी, युवा मालकिन, स्थिति नियंत्रण में है। 4 रहस्यमय और शक्तिशाली यात्रियों ने सब कुछ सुलझा दिया है। यात्री? श्वेता ने सिर हिलाया। क्या तुमने उस आदमी की जानकारी जुटाई? नौकरानी ने आर्यन के बारे में सारी जानकारी श्वेता को सौंप दी। जानकारी पढ़ते ही श्वेता के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जिस आदमी ने उसे ठुकराने की हिम्मत की थी, वो वास्तव में असाधारण था। ये खेल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, श्वेता ने बाहर देखते हुए कहा। उसने आदेश दिया, उस पर नजर रखो। अगर मौका मिले तो उसे जबरदस्ती मेरे पास ले आओ। श्वेता इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पैरों के पास बैठे आज्ञाकारी नौकर को देखकर उसे अपना निजी खिलौना समझते हुए अपनी सेवा में लगा दिया। अध्याय 1510 सुबह में मानसी बहुत प्यारी लग रही है। घटी हुई बड़ी घटना के बाद आर्यन आखिरकार अपने समय का थोड़ा आनंद लेने में सक्षम था। वो आराम कर रहा था और अपनी पत्नी के साथ अपने शानदार समय का आनंद ले रहा था। इस घर में मायरा, लया, अश्विनी और मानसी भी थीं। वे चारों रुकी हुई थीं और आर्यन का साथ दे रही थीं। इन चारों में ये कहा जा सकता है कि मानसी सबसे व्यस्त थी। वो सबसे व्यस्त इसलिए थी क्योंकि उसे संप्रदाय में कुछ मामलों की देखभाल करनी थी, इसलिए वो अपना काम पूरा होने पर ही आर्यन से मिलने आती थी। जीवन बहुत आरामदायक है। आर्यन आलस्य से लया की गोद में लेट गया। उसने खुद को जितना हो सके लाड़ प्यार देने की कोशिश की। आर्यन ने जो किया उस पर लया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब आर्यन इस तरह आराम करता था तो वो बहुत लाडला बन जाता था। लया ने आर्यन का सिर सहलाया। उसने आर्यन पर अधिक ध्यान दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आर्यन ने वास्तव में अपने समय का आनंद लिया। वो लया के साथ बिताए समय से बहुत खुश था। जब आराम करने का समय होता था तो लया के साथ रहना बहुत आरामदायक होता था। लया, उसे इतना ज्यादा लाड़ प्यार मत दो। मानसी पास आई। उसने लया से कहा, क्या गलत है? उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। लया ने मानसी को उत्तर दिया। सही कहा। आर्यन ने लया को थम्स अप दिया। लया ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। मानसी ये सुनकर केवल अपना सिर हिला सकी। जब उसे लया से ऐसा उत्तर मिला तो वो बहुत कुछ नहीं कह सकी। प्रिय मानसी, क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो?
यदि तुम ईर्ष्या कर रही हो तो तुम उसके साथ अपनी जगह बदल सकती हो, आर्यन ने मानसी से कहा। कौन ईर्ष्या कर रहा है? मैं ऐसे तुच्छ मामलों से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करती, मानसी ठंडे तरह से फुसफुसाई। भले ही मानसी ने ऐसा कहा, फिर भी उसने आर्यन और लया की ओर झांका। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन के साथ ऐसा करने की कोशिश करना चाहती थी। आर्यन और लया अपने समय का आनंद ले रहे थे। वे दोनों वहां मजे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी ही दुनिया में हों। आर्यन, क्या तुम अभ्यास नहीं कर रहे हो? मानसी ने विषय बदल दिया। उसने पूछा। नहीं, मुझे आराम की जरूरत है। पिछली लड़ाई ने मेरे शरीर को थका दिया है। ऐसा लगता है कि बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करने का एक दुष्प्रभाव है, आर्यन ने मानसी से कहा। आर्यन ने अपना कारण बताया। ये सिर्फ एक बहाना है जो तुम बना रहे हो। मुझे पता है कि तुम बस आलसी बनना चाहते हो। मानसी ने आर्यन की बात पर आसानी से विश्वास नहीं किया। उसने अनुमान लगाया कि आर्यन आलसी मोड में था। यही मैं करना चाहता हूं, आर्यन ने मानसी से कहा। आर्यन ने मानसी की बात से इनकार नहीं किया। वो बस कुछ समय के लिए आलसी बनना चाहता था। बहन मानसी, उसे कुछ देर आराम करने दो, वो पक्का थका होगा। लया ने आर्यन की मदद की। उसने मानसी को सब कुछ समझाने की कोशिश की। लया, अगर वो इसी तरह जारी रहा तो ये एक समस्या बन जाएगी, मानसी ने लया को उत्तर दिया। मानसी नहीं चाहती थी कि लया आर्यन को इस तरह लाड़ प्यार दे, वरना आर्यन हमेशा लाडला बना रहेगा। लया, मैंने तुम्हें बताया था कि मानसी ईर्ष्या कर रही है। क्यों न तुम बस जगह बदल लो, आर्यन ने लया से कहा। बहुत संभव था कि मानसी ईर्ष्या कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं ऐसी चीजों से ईर्ष्या नहीं करती। मुझे अभी भी बहुत काम करना है, मानसी ने आर्यन को उत्तर दिया। मानसी ने इस बात से इनकार किया कि वो लया से ईर्ष्या कर रही थी। वो जो हुआ उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ओह, तुम सच में बहुत व्यस्त हो। जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो, आर्यन ने मानसी से कहा। मानसी ने आर्यन की बात सुनकर एक गहरा चेहरा दिखाया। सच कहूं तो आर्यन ने जो कहा उससे वो थोड़ी चिढ़ गई थी। लया, रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारी जगह लूंगी। लया मानसी के पास आई। उसने लया से रास्ते से हटने को कहा। फुफू फुफू, लया मुस्कुराई। उसने अपनी जगह लेने के लिए मानसी का स्वागत किया। अब मानसी बैठ गई और लया की जगह ले ली। उसने आर्यन को अपनी गोद दी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि मानसी उसके पहले कही गई बात से उत्तेजित हो जाएगी। आर्यन इतनी आसानी से मानसी को लुभा सकता था। बुरा नहीं है, आर्यन ने कहा, कि जो हुआ वो बुरा नहीं था। उसने महसूस किया कि जो हुआ वो बहुत सुंदर था। पति, क्या ये आरामदायक है? मानसी ने आर्यन से पूछा, जो उसकी गोद में था। बेशक ये बहुत सुविधाजनक है, आर्यन ने मानसी को उत्तर दिया। क्या ये वास्तव में ऐसा ही है? मानसी ने अपना हाथ आर्यन के गाल की ओर बढ़ाया। उसने अपनी पूरी ताकत से आर्यन को चोटी काटना शुरू कर दिया। आउच! प्रिय मानसी, तुम क्या कर रही हो? ये दर्द होता है, आर्यन ने मानसी से कहा। मुझे परवाह नहीं है, तुमने मुझे नाराज किया है, आर्यन ने उसे नाराज किया था। आह नहीं, मेरी मदद करो, मानसी मुझे मारना चाहती है। लया, मुझे जल्दी बचाओ, आर्यन ने लया से मानसी से खुद को बचाने को कहा। लया ने आर्यन की मदद नहीं की। वो बस आर्यन और मानसी के साथ जो हुआ उसे देखकर मुस्कुराई। सब कुछ वैसा ही होने लगा है जैसा पहले था। लया ने महसूस किया कि जब उसका जीवन वापस आ गया तो वो अपने शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकती थी। आर्यन और मानसी एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। इससे मानसी बहुत प्यारी लग रही थी। समय तेजी से बीता। आर्यन ने मानसी की ठंडी जांघों पर सोने का आनंद लिया। इससे आर्यन आराम से सो गया। मानसी ने आर्यन को छोड़ दिया था। अभी मानसी आर्यन के प्रति अपना स्नेह दिखा रही थी। उसने आर्यन का सिर सहलाना शुरू कर दिया जो उसकी गोद में सो रहा था। मानसी बहुत स्नेही लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना छोटा है, उसके पास कुछ इतना असाधारण है। मानसी जैसी किसी व्यक्ति को भी आर्यन, जिसके पास लंबा जीवन अनुभव था, इस तरह गिराने में सक्षम था। फुफुफू, तुम इसे बहुत अच्छे से स्वीकार करती हो, पास बैठी लया ने कहा। लया को आर्यन को स्वीकार किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो ऐसी किसी चीज से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। ओह हाँ, मैं अभी कुछ कहना भूल गई थी। वो यहाँ आर्यन को कुछ बताने आई थी। वो क्या है? लया ने मानसी से पूछा। वो जानना चाहती थी कि मानसी क्या कहना चाहती है। आज रात जेड लोटस शिखर की स्वामिनी निवेदिता इस स्थान पर आएंगी। मानसी ने शांति से लया को बताया कि उसे आर्यन को क्या बताना था। तुम्हारा मतलब है कि निवेदिता यहाँ आएगी? तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं सब कुछ तैयार करूंगी। ये सुनकर लया ने कहा कि वो सब कुछ तैयार कर लेगी। लया चली गई। वो निवेदिता के आगमन के लिए कुछ तैयार करने लगी। जब मानसी ने लया को इतनी हड़बड़ी में जाते देखा तो वो केवल मुस्कुराई। लया कहाँ गई? आलसी स्थिति में आर्यन ने पूछा कि लया कहाँ गई।